हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, बॉटनी में अगर आपका सिलेबस देखा जाए, आपके 3 पेपर हैं। एक बार अपन उन तीनों पेपरों को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, आपका जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है आणविक जीव विज्ञान। आणविक जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी। आणविक जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी। आणविक जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी, और इसको इंग्लिश में अगर देखा जाए तो प्यार से क्या बोला जाएगा? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। आपका दूसरा पेपर है पादप कार्यकी। पादप कार्यकी, पादप कार्यकी यानी प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, यानी पादप कार्यकी एवं जैव रसायन। ये आपका दूसरा पेपर है, पादप कार्यकी एवं जैव रसायन। इसके बाद आपका थर्ड पेपर है, तीसरा पेपर है ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। ये आपका थर्ड पेपर है। आपके ये तीनों पेपर हैं। पहला आणविक जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी, दूसरा पेपर पादप कार्यकी एवं जैव रसायन, और थर्ड पेपर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। तो अभी अपन फर्स्ट पेपर स्टार्ट कर रहे हैं तुम्हारा आणविक जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी, यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एवं जैव प्रौद्योगिकी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये आपका फर्स्ट पेपर है। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि ये आणविक जीव विज्ञान या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है क्या। भाई, हम जब इस पेपर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि इस आणविक जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है, इसकी कहानी कहां से और कैसे स्टार्ट हुई। तो देखिए, सबसे पहले अपन इस आणविक जीव विज्ञान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इसकी जब कहानी स्टार्ट हुई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, तो एक सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बारेन वीवर।
ये वैज्ञानिक थे बारेल वीवर। इन्होंने सबसे पहले 1938 में, कब? 1938 में सबसे पहले इन्होंने शब्द दिया आणविक जीव विज्ञान। आणविक जीव विज्ञान सबसे पहले शब्द दिया है किसने? बारेल वीवर ने आणविक जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। और इन्होंने क्या कहा आणविक जीव विज्ञान का प्रयोग करते हुए कि जो जीवन के भौतिक व रासायनिक आधार हैं, जो जीवन के भौतिक व रासायनिक आधार हैं, उनका अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत। और उस जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा गया? आणविक जीव विज्ञान। इन्होंने ये तो कह दिया कि हम आणविक जीव विज्ञान में जीवन के भौतिक व रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि वो भौतिक व रासायनिक पदार्थों का अध्ययन, हम कौन से पदार्थों का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके बाद एक वैज्ञानिक आए, विलियम एस्टवेरी। विलियम एस्टवेरी 1945 में कौन से थे? विलियम एस्टवेरी। इन्होंने क्या बताया कि आणविक जीव विज्ञान में हम कोशिका के जो आणविक पदार्थ हैं, यानी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस हैं, उनका अध्ययन करेंगे। अब वो आणविक पदार्थ कौन कौन से हैं? जैसे आप समझते हो कि कोशिका के अणु या आणविक पदार्थ कौन कौन से हुए? जैसे डीएनए, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होगी, नहीं पता तो मैं बता देता हूं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है। इसके बाद जैसे डीएनए, आरएनए, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद प्रोटीन, ये जो आणविक पदार्थ हैं कोशिका के, इनकी भौतिक व रासायनिक संरचना का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे आणविक जीव विज्ञान कहा जाता है। ये तो हो गई आणविक जीव विज्ञान की बात की आणविक जीव विज्ञान का मतलब क्या है। अगर आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि आणविक जीव विज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए, तो आप इन दोनों वैज्ञानिकों के अनुसार बता सकते हैं कि आणविक जीव विज्ञान के अंतर्गत हम कोशिका के जो आणविक अणु हैं, यानी अणु हैं कौन कौन से, जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इनकी भौतिक व रासायनिक संरचना का अध्ययन करते हैं, वो आणविक जीव विज्ञान। इसके बाद देखो जैव प्रौद्योगिकी भी है, पढ़ना है एमएससी में, बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम जो भी आणविक जीव विज्ञान है उसके प्रयोगों के बारे में या अनुप्रयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। कब? बायोटेक्नोलॉजी में या जैव प्रौद्योगिकी में। देखिए ये तो हो गई आणविक जीव विज्ञान की बात। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा इसका इतिहास भी देख लें कि आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में जो भी विभिन्न साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने क्या क्या कार्य किए और कैसे किए, तो देखिए सबसे पहले हम इसका इतिहास देखते हैं। ये तो आणविक जीव विज्ञान का परिचय हो गया, आप इसको देख लेना। इसके बाद देखिए अगर इसका इतिहास देखें, इसका आणविक जीव विज्ञान का इतिहास या हिस्ट्री देखें तो एक देखिए सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे 1929 की बात है, और एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था होवेस लेविनी। क्या नाम था? होवेस लेविनी। 1929
29 है। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जो डीएनए के घटक होते हैं उनके बारे में बताया कि भाई डीएनए में कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन से घटक होंगे डीएनए में। इन्होंने बताया कि डीएनए में 4 तो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक। 4 तो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। ये तो पहला घटक हो गया, कौन सा, नाइट्रोजनी क्षारक। जब दूसरा घटक इन्होंने बताया शर्करा, या इंग्लिश में इसको प्यार से क्या बोलेंगे, शुगर। कौन सी शुगर है, कौन सी शर्करा होगी ये, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ये तो हो गया पहला घटक, नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या 4। इसके बाद दूसरा घटक शर्करा, कौन सी शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। इसके बाद तीसरा इन्होंने बताया फास्फेट या फास्फोरिक अम्ल, फास्फेट समूह, जो कि फास्फोरिक अम्ल है और वो फास्फेट समूह के रूप में पाया जाएगा डाइएस्टर बॉन्ड बनाते हुए इससे शर्करा से। इस तरह से सबसे पहले थॉमस लेवनिन ने ये बताया कि डीएनए है वो 3 घटकों से मिलकर बना हुआ है, और वो 3 घटक कौन कौन से हैं, तो नाइट्रोजन क्षारक, शर्करा और फास्फेट समूह। इन्होंने ये बता दिया। इसके बाद देखिए एक अगले वैज्ञानिक थे बीडल एवं टेटम, बीडल एवं टेटम, और ये 1941। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि हमारे अंदर जो भी जैव संश्लिष्ट मार्ग होते हैं, यानी किसी भी पदार्थ का अगर संश्लेषण होता है तो उस पदार्थ के संश्लेषण के लिए एक एंजाइम जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है, एक एंजाइम जिम्मेदार होता है, और उस एंजाइम का निर्माण किसी विशिष्ट जीन के द्वारा निर्देशित होता है, किसी विशिष्ट जीन के द्वारा निर्देशित होता है। इस प्रकार उन्होंने एक जीन एक एंजाइम संकल्पना दी, एक जीन एक एंजाइम। वन जीन वन एंजाइम थ्योरी किसने दी है, बीडल एवं टेटम ने। बीडल एवं टेटम ने क्या एक जीन एक एंजाइम संकल्पना दी, और इसमें क्या बताया इन्होंने कि किसी भी एक एंजाइम के संश्लेषण के लिए एक विशिष्ट जीन उत्तरदायी होती है, और उस जीन के द्वारा ही एक एंजाइम का संश्लेषण होगा, और वो एंजाइम फिर किसी भी उपापचयी क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अभी एंजाइम क्या है ये तुम समझ सकते हो। अगर केमिस्ट्री में तुमने जो कैटलिस्ट या उत्प्रेरक होते हैं वो पढ़े हो, तो उसमें बताया गया है केमिस्ट्री में कि कैटलिस्ट है 3 प्रकार के होते हैं। एक तो देखिए जैव उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक कौन से होंगे, यानी सभी सजीवों में जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनके लिए जो उत्प्रेरक होंगे या एंजाइम्स होंगे उनको जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। उत्प्रेरक क्या है ये भी तुम्हें पता होगा, यानी वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, यानी खुद तो भाग नहीं लेते लेकिन उस रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, यानी उसको घटा या
बढ़ा सकते हैं तो वो उत्प्रेरक कहलाते हैं। और यहाँ हम उनको क्या कह रहे हैं, एंजाइम कह रहे हैं हमारी बॉडी में। एक तो जैव उत्प्रेरक होते हैं, दूसरा धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं, यानी वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं वो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। और तीसरे ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसकी दर को घटा देते हैं या मंदक का काम करते हैं। तीसरा सतह उत्प्रेरक होते हैं, एक वे उत्प्रेरक यानी जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का कोई उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक की भांति कार्य करने लग जाए तो वो स्वतः उत्प्रेरक कहलाते हैं। थोड़ी केमिस्ट्री की बात होगी, अपन आ जाते हैं अपनी बॉटनी पे ही फिर से। तो इन्होंने क्या दिया है, बीटल एवं प्लेटन ने एक जीन एक एंजाइम संकल्पना दी थी। इसके बाद एक अगले वैज्ञानिक हुए थे एवेरी एवं साथी कौन कौन थे वो, जैसे मैक्लियोड और मैकार्थी। एवेरी एवं साथी मैं फिर से बता रहा हूं कौन कौन से थे, मैक्लियोड और मैकार्थी। इन्होंने क्या बताया, ये 1944 इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जो डीएनए है वही आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए है वही आनुवांशिक पदार्थ होता है। अब आप ये कहोगे सर हमको तो पता है डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन मेरे भाई पहले यानी इनसे पहले एवेरी से पहले जो वैज्ञानिक थे वो ये मानते थे कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता। तो फिर कौन होता है, वो मानते थे कि प्रोटीन है वो आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्यों? क्योंकि अगर तुमने जैसे गुणसूत्र की संरचना देखी हो, गुणसूत्र की संरचना देखी हो तो गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं भाई? गुणसूत्र किससे मिलकर बने हुए हैं पता है क्या? तो प्रोटीन गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं? गुणसूत्र है क्रोमोसोम। तो प्रोटीन प्लस डीएनए आरएनए, बहुत ही कम मात्रा में आरएनए होगा, अन्यथा डीएनए और प्रोटीन से प्रोटीन कौन सी होती है? ये प्रोटीन कौन सी होती हैं? ये होंगी हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलकर क्रोमोसोम या गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। इस आधार पर अब ये तो साइंटिस्टों को पता चल गया कि गुणसूत्र प्रोटीन और डीएनए के बने हैं, और ये भी पता है कि आनुवांशिकी में या हेरिडिटी में गुणसूत्र ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करते हैं? गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं, प्यार से इंग्लिश में क्रोमोसोम। ठीक है, तो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, संतति पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करते हैं? गुणसूत्र। ये तो पता चल गया। अब ये नहीं पता कि गुणसूत्रों में वो कौन सा पदार्थ है, क्योंकि इसमें डीएनए भी है, प्रोटीन भी है, कि भाई प्रोटीन है आनुवंशिक पदार्थ या डीएनए है। तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया अपना, और उनको क्या पता चला कि प्रोटीन है तो प्रोटीन कितने अमीनो अम्लों से मिलकर बना है? भाई प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है पता है? अमीनो अम्लों से। और कितने अमीनो अम्ल? 20 अमीनो अम्ल। यानी प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है, जबकि डीएनए को देखा जाए तो इसमें 3 घटक के डीएनए। 3 घटक कौन कौन से? तो शर्करा, दूसरा फॉस्फेट, तीसरा नाइट्रोजन क्षारक। अब शर्करा और फॉस्फेट समूह तो सभी डीएनए में उपस्थित है। रहा क्या? क्षारक। कितने? 4। अब जब 4 ही क्षारक हैं
तो वो डीएनए में विविधता कैसे पैदा करेंगे, जबकि हम तो ये देखते हैं कि प्रत्येक सजीव का डीएनए अपने आप में विशिष्ट होता है, उसका हम पहचान कर सकते हैं। हर सजीव का या हर व्यक्ति का डीएनए अलग है। तो जब 4 ही नाइट्रोजनी क्षारक हैं तो उसके आधार पर इतनी विशिष्टता या विविधता कैसे आई? तो इसलिए वैज्ञानिक क्या मानते थे कि भाई प्रोटीन अधिक जटिल अणु है, क्योंकि उसमें 20 अमीनो अम्ल है, तो आराम से जटिल हो सकता है और जटिलता या विविधता ज्यादा आ सकती है। इसलिए वैज्ञानिक क्या मानते थे पहले कि प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ है। क्या आनुवांशिक पदार्थ है? प्रोटीन। लेकिन फिर आए एबेली साहब और इसके साथी, इन्होंने प्रयोग किया किस पे? जीवाणु कोशिकाओं में रूपांतरण का अध्ययन किया। जीवाणु कोशिकाओं में रूपांतरण का अध्ययन किया और रूपांतरण का अध्ययन करके इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। अब वो कौन सा प्रयोग है तुमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जीवाणु में रूपांतरण का अध्ययन किया था, डिप्लोकोकस न्यूमोनी वो था। इसमें R सेकेंड और S थर्ड वाला जो प्रयोग था, एक तो उग्र और अनुग्र जीवाणु वाला, जिसमें R सेकेंड अनुग्र के का प्रवेश और रूपांतरण कराया था, तो उसका रूपांतरण R थर्ड का उग्र प्रवेश यानी S थर्ड में हो गया था। वो वाला प्रयोग किसने किया था? एबेली एवं साथियों ने। और उस प्रयोग के आधार पर इन्होंने क्या बताया कि भाई किसी कारण से और R थर्ड जो प्रभेद था उसका रूपांतरण किसमें हो गया? S थर्ड में, और वो जो अनुग्र प्रभेद था वो उग्र प्रभेद हो जाता। उस प्रयोग के आधार पर इन्होंने क्या बताया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। ये सर्वप्रथम किसने बताया? एबेली एवं उनके साथियों ने। साथी फिर से बोल रहा हूं, मैक्लियोड और मैकॉले। इसके बाद आए थे वैज्ञानिक हर्शे एवं चेज। कौन थे भाई? हर्शे एवं चेज। इन्होंने क्या किया? हर्शे एवं चेज, ये भी तुमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। हर्शे एवं चेज ने जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज पर अध्ययन किया और इन्होंने भी यही बताया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। किसने बताया? चेज ने बताया। किस प्रयोग के आधार पर बताया? जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज पे इन्होंने प्रयोग किया अपना। अब ये पूछोगे तुम कि भाई बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी क्या है? तो स्ट्रक्चर बना के बता देता हूं थोड़ी सी तुम्हें जीवाणुभोजी की। इस प्रकार का होता है जीवाणुभोजी। ये एक जीवाणुभोजी की संरचना है और जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज क्या करेगा? इसका काम क्या है? जीवाणुओं का भक्षण करने का। जीवाणुओं का भक्षण करने का नाम से ही पता चल रहा है भाई, जीवाणुभोजी। जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणु का भक्षण करने वाला। ये क्या करता है? जीवाणु को अटैक करेगा, इन स्पर्शकों की सहायता से जीवाणु पर चिपक जाता है और जो ये इसका डीएनए है, इस डीएनए को जीवाणु की कोशिका के अंदर प्रवेश करा देता है, इंजेक्ट करा देता है और बाहर इस डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। उस रेप्लिकेशन के द्वारा फिर ये जो डीएनए का बाहर उस जीवाणु में रेप्लिकेशन होगा, वहां ये डीएनए की बहुत सारी कॉपियां बन जाएंगी और जीवाणु के प्रोटीन पदार्थों का उपयोग करके अपने लिए इस प्रोटीन का निर्माण कर लेता है, पूरी पूरी संरचना बन जाती है। इस प्रकार जीवाणु कोशिकाओं में बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन जाएंगे और फिर जीवाणु की कोशिका फट जाएगी और ये बैक्टीरियोफेज मुक्त हो जाते हैं। इस प्रयोग के आधार पर इन्होंने हर्शे एवं चेज ने क्या बताया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। इसके बाद अगले वैज्ञानिक थे, यहां तक आपने नोट कर दिया होगा। इसके बाद देखिए मैं इसको साफ किए देता हूं। अगले वैज्ञानिक जो थे वो थे वॉटसन एवं
क्रिक, वॉटसन एवं क्रिक। तो वॉटसन एवं क्रिक ने क्या किया, इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल या द्विकुंडलित मॉडल दिया। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया। इसमें वॉटसन एवं क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल, और इसमें इन्होंने क्या बताया, द्विकुंडलित या डबल हेलिक्स मॉडल में वॉटसन एवं क्रिक साहब ने क्या होता है, ये 1953 आता है। वैसे सन तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है, हम इतिहास नहीं पढ़ रहे, लेकिन ये तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ बस। सन कोई नहीं पूछ रहा तुमसे, केवल हमें साइंटिस्ट के नाम याद रखने, वो भी 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है इसलिए। और ये देखो द्विकुंडलित मॉडल ही हमें यहाँ पे और डिटेल से भी पढ़ना है, बाद में पढ़ेंगे हमारी जब हिस्ट्री पूरी हो जाएगी। तो अभी थोड़ा सा बता देता हूँ शॉर्ट में, द्विकुंडलित मॉडल क्या था। इन्होंने बताया डबल हेलिक्स मॉडल में कि भाई जो डीएनए है वो एक नसेनी, देखिए सीढ़ी या नसेनी बोलते हैं उसको, इस तरह की होती है, और इसमें बीच बीच में चढ़ने के लिए डंडे लगे होते हैं, देखी होगी, अच्छे से उपयोग भी किया होगा। अगर इस नसेनी में थोड़ा सा बल दे दिया जाए, इस नसेनी में थोड़ा सा बल दे दिया जाए तो भाई ये कुछ इस तरह की होती है, इस तरह और इस तरह, ये इसके रंग। ये बताया इसमें वॉटसन एवं क्रिक। जो डीएनए है वो एक दो पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की श्रृंखला से मिलकर बना हुआ है, और दोनों अलग अलग श्रृंखलाएं आपस में, ये जो डंडे जुड़े हैं इन डंडों के द्वारा जुड़ी होगी, और ये डंडे क्या है, क्षार समूह। ये क्षारक आपस में किसके द्वारा बंधे होंगे, ये क्षारक यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा। और जो प्रत्येक श्रृंखला है ये वाली, ये श्रृंखला किससे मिलकर बनी है, तो शुगर यानी शर्करा और फास्फेट, शर्करा और फास्फेट से मिलकर तो बनी होती है डीएनए की बैकबोन, बैकबोन या मेरुदंड बोलते हैं इसको। बैकबोन किससे मिलकर बनी है, तो शर्करा, दूसरा फास्फेट या फास्फोरिक अम्ल, उससे मिलकर तो बनी है ये श्रृंखला। और ये श्रृंखला आपस में किससे, यहाँ पे इनमें नाइट्रोजन क्षारक होंगे, और वो नाइट्रोजन क्षारकों के बीच कौन सा बंध मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध। दो क्षारकों के बीच में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन बंध। और कौन कौन से में, जैसे एडिनिन और थाइमिन, एडिनिन और थाइमिन के बीच में तो डबल बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोसिन, ग्वानिन व साइटोसिन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड ये बनेगा। और अगर पूछ लिया जाए, कोई ये पूछ ले कि भाई शर्करा और फॉस्फेट के बीच कौन सा बंध मिलता है, तो वो मिलता है फॉस्फोडाइएस्टर बंध। फॉस्फो लिख लेता हूं, चलो, फॉस्फोडाइएस्टर बंध, फॉस्फोडाइएस्टर बंध, ये शर्करा और फॉस्फेट के बीच बनेगा। और भी इसमें इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे यहाँ तक इसकी दूरी बताई 3.34 एंगस्ट्रॉम, दो क्षारकों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, इस हेलिक्स का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम। इस तरह दोनों श्रृंखला एक दूसरे के विपरीत होगी। ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो हम इतना ध्यान रखना है कि वॉटसन एवं क्रिक ने द्विकुंडलित मॉडल
द्विकुंडलक मॉडल दिया। अच्छा, इसके बाद अगले वैज्ञानिक क्रिक साहब थे। क्रिक 1957 वैसे समय याद रखने की कोई जरूरत भी नहीं है। क्रिक ने क्या बताया, इन्होंने सेंट्रल डोगमा सिद्धांत किया। कौन सा? सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा सिद्धांत किया। इस सेंट्रल डोगमा सिद्धांत में इन्होंने क्या किया, इन्होंने डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बीच संबंध को बताया। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बीच संबंध को बताया सेंट्रल डोगमा सिद्धांत में। कैसे कि जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं वो डीएनए, ये तो हमें पता है कि डीएनए में ही आनुवांशिक सूचनाएं होंगी, और जिन सजीवों में डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में नहीं पाया। एग्जाम्पल जैसे पादप वायरस, जो पादप वायरस होते हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए नहीं पाया जाता, वहां आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या मिलता है? आरएनए। ध्यान रखना कि जो पादप वायरस हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए ना होकर आरएनए होता है। अभी बाकी सभी पदार्थों, सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए है। इन्होंने क्या बताया कि आनुवांशिक सूचनाएं डीएनए से आरएनए में जाएंगी। भाई आरएनए में जाएंगी। आरएनए कौन सा? यहां ब्रैकेट में देखा, एमआरएनए। एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए। डीएनए से अनुलेखन होगा, अनुलेखन की क्रिया, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको प्यार से? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डीएनए से आरएनए बनेगा और डीएनए से आनुवांशिक सूचनाएं एमआरएनए में चली जाएंगी। इस आरएनए से फिर अनुवादन की प्रक्रिया होगी, अनुवादन या ट्रांसलेशन, अनुवादन या ट्रांसलेशन, और उस ट्रांसलेशन के द्वारा इसका निर्माण होगा, प्रोटीन्स का निर्माण होगा। इसका प्रोटीन का। तो इन्होंने क्या बताया? आनुवांशिक सूचनाएं डीएनए से आरएनए में और आरएनए से प्रोटीन में जाती है। ये किसने बताया? क्रिक ने। अच्छा, इसके बाद अगले वैज्ञानिक थे मेसल्सन एवं स्टाल। मेसल्सन एवं स्टाल। मेसल्सन एवं स्टाल इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण या डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो अर्ध संश्लेषी प्रकार का, या इंग्लिश में सेमी कंजर्वेशन, सेमी कंजर्वेटिव प्रकार का या अर्ध संश्लेषी प्रकार का होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्रतिकृतिकरण को? रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन अर्ध संरक्षी प्रकार का, अर्ध संरक्षी प्रकार का होता है। अर्ध संरक्षी का मतलब सेमी कंजर्वेटिव, ये बताया इसने मेसल्सन स्टाल ने। अभी मैं थोड़ा सा ये बता देता हूं आपको। हालांकि हम जब डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ेंगे
तो इस विधि को पढ़ेंगे अर्ध संरक्षी विधि क्या होती है, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देता हूँ शॉर्ट में कि अर्ध संश्लेषी विधि क्या है। देखिए जो डीएनए है जब उसका रेप्लिकेशन होता है तो जो डबल हेलिक्स है वो खुलना स्टार्ट करता है, डबल हेलिक्स खुलना स्टार्ट करेगा। किस प्रकार से देखो भाई, ये डीएनए है और इसकी दोनों श्रृंखलाएं पृथक हो गई। अब जब नई श्रृंखला बनेगी तो ये श्रृंखला, जैसे ये मान लो 5' ये 3', ये 3', ये 5'। अब जब नई श्रृंखला बनेगी तो ये श्रृंखला उसके लिए, नई श्रृंखला के लिए पूरक का काम करेगी या टेम्पलेट का। किसका काम करेगी? टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब सांचा। क्या? सांचा। उस टेम्पलेट, ये टेम्पलेट का कार्य करेगी एक नई श्रृंखला के लिए और नई श्रृंखला का संश्लेषण इस प्रकार से होगा। इसी प्रकार यहां भी ये लीडिंग एंड और ये लैगिंग, एक अग्रगामी पश्चगामी, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी तो अपन को ये देखना है कि अर्ध संरक्षी है क्या। तो इस प्रकार से जब ये डीएनए की दोनों लड़ी खुल गई, अलग अलग हो गई और इस श्रृंखला ने इसके लिए टेम्पलेट का कार्य किया और एक नई श्रृंखला बन गई। इसके अनुसार इसने टेम्पलेट का कार्य किया और नई श्रृंखला बन गई। और ये मान लो दोनों इस तरह से पूरी हो जाएगी। कंप्लीट डीएनए का संश्लेषण जब हो जाएगा तो ये दोनों लड़ी बन गई डीएनए की। एक डीएनए से कितने हो गए? 2 डीएनए हो गए। लेकिन इस डीएनए में पहले एक श्रृंखला, ये वाली, ये तो है पूर्ववर्ती या पैतृक श्रृंखला, पैतृक श्रृंखला। और ये नई यानी संतति श्रृंखला। तो जो नया डीएनए का अणु बना है उसमें एक तो श्रृंखला पुरानी है और दूसरी नई, यानी एक पुरानी श्रृंखला हमेशा संरक्षित रहती है या कंजर्वेटिव रहती है, यानी अगली पीढ़ी में जाती है या अगले डीएनए के रूप में जाती है। जो नया संश्लेषित डीएनए हुआ है उसमें एक श्रृंखला पुरानी ही रहती है। उस विधि को क्या कहा जाता है? अर्ध संरक्षी विधि। किसने बताया? नेसर्सन एवं स्टाउल। इसके बाद एक वैज्ञानिक हुए, वैज्ञानिक थे कौन से? भाई जैकब एवं मोनार्ड, जैकब एवं मोनार्ड। इन्होंने क्या बताया? जैकब एवं मोनार्ड, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि जब डीएनए से प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो मध्य में एक मध्यवर्ती पदार्थ बनता है और उसे क्या कहते हैं? एमआरएनए। एमआरएनए। तो सर्वप्रथम एमआरएनए के बारे में किसने बताया? जैकब एवं मोनार्ड ने। क्या बताया? कि जब डीएनए से प्रोटीन बनता है, डीएनए से प्रोटीन बनता है तो सबसे पहले डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के द्वारा, कौन सी क्रिया? ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के द्वारा एमआरएनए का निर्माण होता है। ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। कौन सा? अनुलेखन। उसके बाद एमआरएनए कहाँ आएगा? जो अनुलेखन की क्रिया है या ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया है वो कहाँ होगी? डीएनए कहाँ होता है? होता है डीएनए केंद्रक में या न्यूक्लियस में। उस न्यूक्लियस में डीएनए होगा, डीएनए से एमआरएनए बनेगा। अब एमआरएनए बनेगा किससे बनेगा? डीएनए से। जब भाई डीएनए न्यूक्लियस में है तो एमआरएनए का संश्लेषण भी कहाँ होगा? न्यूक्लियस में, केंद्रक में। लेकिन तो प्रोटीन संश्लेषण है वो कहाँ होता है?
साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में। तो ये mRNA जो न्यूक्लियस पोर है, न्यूक्लियस पोर, उन न्यूक्लियस पोर से होता हुआ और बाहर आएगा, यानी केंद्रक से बाहर आएगा कहाँ, कोशिका द्रव्य में। और उस कोशिका द्रव्य में टीआरएनए की सहायता से, कौन सा आरएनए, टीआरएनए। भाई आरएनए कितने प्रकार के होते हैं पता है क्या, तो एमआरएनए, टीआरएनए और होता है आरआरएनए। इनके पूरे नाम, ये मैसेंजर आरएनए, ये ट्रांसक्रिप्शन आरएनए और ये ट्रांसलेशन आरएनए और ये राइबोसोमल आरएनए। तो एमआरएनए कोशिका द्रव्य में आ जाएगा और वहां टीआरएनए की मदद से और प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जिस क्रिया को, प्रोटीन संश्लेषण को वहां क्या बोलते हैं, अनुवादन या ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले जैकब व मोनार्ड ने एमआरएनए के बारे में बताया। इसके बाद अगले जो वैज्ञानिक थे, वो थे तो क्रेक, और एक थे ब्रेनर, क्रेक एवं ब्रेनर। कौन थे भैया, ब्रेनर, क्रेक एवं ब्रेनर। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने आनुवांशिक कूट की प्रकृति, त्रिकूट प्रकार की या त्रिकूट के बारे में इन्होंने सर्वप्रथम बताया है। किसने, क्रेक एवं ब्रेनर ने। इसके बाद इन्होंने ये तो बता दिया कि आनुवांशिक कूट त्रिकूट होता है। क्या होता है इन्होंने, आनुवांशिक कूट त्रिकूट प्रकार का होता है। आनुवांशिक कूट की प्रकृति के बारे में किसने बताया, क्रेक एवं ब्रेनर ने। क्या होता है आनुवांशिक कूट, त्रिकूट प्रकार का होता है, यानी ट्रिपलेट होता है। कैसा होता है, ट्रिपलेट। आनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड है वो कैसा होगा, ट्रिपलेट या त्रिकूट, ट्रिपलेट प्रकार का। इसके बाद वैज्ञानिक थे नीरेनबर्ग। कौन थे, नीरेनबर्ग और मैथाई, नीरेनबर्ग एवं मैथाई। नीरेनबर्ग और मैथाई ने क्या बताया, जब क्रेक और ब्रेनर ने आनुवांशिक कूट की त्रिकूट प्रकार की बता दी, जब कोडोन्स या त्रिकूट की प्रकृति बताइए, तो कोडोन्स होते कितने, कोडोन्स की संख्या कितनी होती है, 64। कितनी होती है, 64। तो इन जो 64 त्रिकूट हैं या 64 कोडोन्स हैं, इनमें से नीरेनबर्ग और मैथाई ने 54 कोडोन्स की प्रकृति के बारे में बताया। और इन्होंने ये बताया कि कौन सा कोडोन्स किस अमीनो अम्ल को कोडित करता है। इन 54 के बारे में इन्होंने जानकारी प्राप्त की और अपने अध्ययनों के बाद ये बताया कि ये कोडोन्स इस अमीनो अम्ल को कोड करता है। तो ये यहाँ तक इस आणविक जीव विज्ञान के इतिहास की बात होती है। आपको ये बताया मैंने कि कौन कौन से वैज्ञानिक ने आनुवांशिकी के क्षेत्र, ये आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए। अभी इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगली क्लास में हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए की खोज किसने की, डीएनए की प्रकृति कैसी होती है, डीएनए किन किन सजीवों में पाया जाता है, किन में नहीं पाया जाता, उसकी प्रकृति, डीएनए की जैविक प्रकृति
सबके बारे में अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।